नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस की। ये शब्द आजकल टेक जगत में, खासकर एआई की दुनिया में हर तरफ सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। इसकी चर्चा काफी जोरों पर है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न, मोंगोबी, ओरेकल इंडिया और गूगल क्लाउड जैसे स्रोतों से कुछ बेहतरीन जानकारी है। तो आज हम इन्हीं तकनीकी दस्तावेजों और लेखों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तकनीक है क्या और क्यों ये इतनी अहम हो गई है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, इसके पीछे काफी कुछ है। तो हमारा मिशन साफ है। वेक्टर डेटाबेस क्या है, ये पारंपरिक डेटाबेस से अलग कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं और जनरेटिव एआई जैसी चीजों के लिए इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। बिल्कुल, इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर चीज क्या है? स्कूल की गणित थोड़ी याद करनी पड़ेगी शायद। हाँ, थोड़ा सा तो है। देखिए, गणित और भौतिकी में वेक्टर सिर्फ एक संख्या या स्केलर नहीं होता। अच्छा। इसे आप एक तीर की तरह सोचिए, जो बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है। ठीक है, एक तीर। हाँ, और ये तीर हमें दो चीजें बताता है। कितनी दूरी तय की, मतलब मैग्नीट्यूड, और किस दिशा में, मतलब डायरेक्शन। दूरी और दिशा, ठीक है। और ये जो आयाम या डायमेंशन होते हैं 1D, 2D, 3D, इनका वेक्टर से क्या कनेक्शन है? देखिए, आयाम बताते हैं कि किसी चीज की जगह या उसकी कोई विशेषता बताने के लिए हमें कितने निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे एक सीधी लाइन है, वो 1D है। उसे बताने के लिए बस एक नंबर काफी है। ठीक। एक समतल सतह, मान लीजिए कागज का पन्ना, वो 2D है। उसके लिए 2 नंबर चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। या जैसे नक्शे पर अक्षांश, देशांतर। हाँ, समझ गया। और हमारी दुनिया की चीजें, जैसे कोई डिब्बा या गेंद, वो 3D है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 निर्देशांक। तो फिर ये उच्च आयामी वेक्टर या हाई डायमेंशनल वेक्टर क्या बला है? 3D से ज्यादा आयाम, ये थोड़ा कल्पना करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, आंखों से देखना या विजुअलाइज करना तो मुश्किल है, क्योंकि हम तो 3D दुनिया में ही रहते हैं। लेकिन इसे गणितीय रूप से सोचिए। कैसे? मान लीजिए हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, जैसे एक कुत्ते की तस्वीर। अब 3D में हम शायद उसका मोटा मोटा आकार बता पाएं, पर अगर हमें उसके रंग, उसके फर की बनावट, कान का आकार कैसा है, आंखों का रंग क्या है, कौन सी नस्ल हो सकती है, ऐसी सैकड़ों या शायद हजारों चीजें एक साथ बतानी हो तो। अच्छा, मतलब हर नई जानकारी, हर विशेषता एक नया आयाम जोड़ देती है। बिल्कुल, एक उच्च आयामी वेक्टर ठीक इसी तरह काम करता है। ये असल में सैकड़ों या हजारों संख्याओं की एक लंबी लिस्ट होती है। अच्छा। और इस लिस्ट में हर संख्या उस चीज की एक अलग विशेषता या पहलू को दर्शाती है। ये तरीका है जिससे हम असंरचित डेटा, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो की जो जटिल जानकारी है, उसे कंप्यूटर के समझने लायक फॉर्मेट में बदलते हैं। तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, वेक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे एम्बेडिंग कहते हैं, है ना? ये कैसे काम करता है? सही पकड़ा आपने। एम्बेडिंग ही, वो आप कह सकती हैं, जादुई प्रक्रिया है। ये हमारे असंरचित डेटा को, शब्द हो, वाक्य हो, पूरी डॉक्यूमेंट हो, या इमेज या गाने हो, इन उच्च आयामी वेक्टर्स में बदलती हैं। और ये करता कौन है? इसके लिए खास मशीन लर्निंग मॉडल इस्तेमाल होते हैं। ये मॉडल्स डेटा के पैटर्न और उनमें जो आपसी संबंध है, उन्हें सीखते हैं और फिर उन्हें एक गणितीय स्पेस में, वेक्टर स्पेस में मैप कर देते हैं। और इसका फायदा? सबसे कमाल की बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद जो चीजें एक जैसी हैं या जिनका मतलब मिलता जुलता है, उनके वेक्टर्स इस गणितीय स्पेस में एक दूसरे के करीब होते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए राजा और रानी के वेक्टर हैं, वो शायद सेब या केला जैसे फल के वेक्टर से ज्यादा पास होंगे। या जैसे खुशी और उत्साह के वेक्टर पास पास होंगे, जबकि दुख या उदासी का वेक्टर इनसे दूर होगा। तो ये सिर्फ कीवर्ड मैचिंग नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, ये सिमेंटिक यानी अर्थपूर्ण समानता है। और जब हम कुछ खोजते हैं तो हमारी क्वेरी को भी पहले वेक्टर में बदला जाता है, फिर डेटाबेस में उस क्वेरी वेक्टर के सबसे करीबी वेक्टर्स को ढूंढा जाता है। समझ गया, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। ये वेक्टर डेटाबेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस से, मतलब जो एसक्यूएल वाले होते हैं, उनसे अलग कैसे हैं? देखिए, ये डिजाइन के स्तर पर ही बिल्कुल अलग है। पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस संरचित डेटा,
मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा को संभालने में माहिर होते हैं। हाँ, टेबल्स, पंक्तियां, कॉलम। बिल्कुल, जहां डेटा पंक्तियों और कॉलम वाली तालिकाओं में बड़े व्यवस्थित तरीके से स्टोर होता है और आप एसक्यूएल जैसी भाषा का इस्तेमाल करके बहुत सटीक फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मुझे वो सारे ग्राहक दिखाओ जिनका पिन कोड 1100XX है। सही। वेक्टर डेटाबेस खास तौर पर इन उच्च आयामी वेक्टर्स को स्टोर करने, मैनेज करने और उनमें तेजी से समानता खोज यानी सिमिलैरिटी सर्च करने के लिए बने हैं। समानता खोज। हाँ, यहाँ डेटा को वेक्टर्स के रूप में रखा जाता है और उन्हें उनकी गणितीय नज़दीकी के आधार पर खोजा जाता है, न कि सटीक मिलान पर। और अचानक से इनकी जरूरत इतनी क्यों बढ़ गई? मतलब जनरेटिव एआई और एलएलएम्स के आने से इनका क्या लेना देना है? इनका सीधा और बहुत गहरा लेना देना है दरअसल। देखिए, जनरेटिव एआई, खासकर जो बड़े भाषा मॉडल एलएलएम्स हैं, वो बहुत शक्तिशाली तो हैं, पर उनकी एक सीमा है। क्या सीमा? वो मुख्य रूप से उसी डेटा पर आधारित होते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया है। वो ट्रेनिंग डेटा अक्सर कुछ समय पुराना होता है, तो उन्हें हाल की घटनाओं या किसी कंपनी के अपने आंतरिक निजी डेटा के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये तो है। यहीं पर वेक्टर डेटाबेस और एक खास तकनीक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG काम आती है। RAG? ये क्या है? ये नया लग रहा है। RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक तरीका है जिससे LLM को बाहरी ज्ञान का एक स्रोत दिया जाता है और ये स्रोत अक्सर एक वेक्टर डेटाबेस होता है जिसमें ताज़ा या निजी जानकारी वेक्टर्स के रूप में स्टोर होती हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आप एक चैटबॉट से पूछते हैं, हमारी कंपनी की लेटेस्ट ट्रैवल पॉलिसी क्या है। अब हो सकता है LLM को ये सीधे सीधे न पता हो, लेकिन RAG सिस्टम क्या करेगा? वो पहले आपके सवाल लेटेस्ट ट्रैवल पॉलिसी को वेक्टर में बदलेगा। अच्छा। फिर वेक्टर डेटाबेस में इस क्वेरी वेक्टर से मिलते जुलते पॉलिसी दस्तावेजों के वेक्टर्स को रिट्रीव करेगा, मतलब ढूंढेगा। और फिर उन ढूंढे हुए दस्तावेजों की जानकारी को LLM को देगा प्रॉम्प्ट के साथ और कहेगा कि इस जानकारी के आधार पर जवाब दो। तो LLM अब ज्यादा सटीक, प्रासंगिक और अप टू डेट जवाब जनरेट कर पाएगा। वाह, तो ये LLM को ज्यादा स्मार्ट बना रहा है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये LLM की क्षमताओं को उनके ट्रेनिंग डेटा से आगे बढ़ाता है। जैसा कि कई स्रोत जैसे MongoDB और माइक्रोसॉफ्ट के दस्तावेज बताते हैं, RAG आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो सच में बहुत उपयोगी लगता है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये जो समानता खोज है, ये असल में होती कैसे है? आपने पहले KNN और ANN एल्गोरिथम का जिक्र किया था। हाँ, वेक्टर सर्च का मूल सिद्धांत तो यही है कि दिए गए क्वेरी वेक्टर के सबसे करीबी वेक्टर्स को डेटाबेस में ढूंढना। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? पहला है KNN, के नियरेस्ट नेबर्स। ये सबसे सीधा ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स? हाँ, मतलब ये क्वेरी वेक्टर की तुलना डेटाबेस के हर एक वेक्टर से करता है और फिर उनमें से सबसे करीबी के वेक्टर्स, जैसे सबसे करीबी 5 या 10 ढूंढ निकालता है। ये आपको 100% सटीक परिणाम देता है। पर ये तो धीमा होगा अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों। बिल्कुल। KNN छोटे डेटा सेट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाखों या करोड़ों वेक्टर्स हैं, तो हर एक से तुलना करना बहुत ज्यादा धीमा और महंगा पड़ सकता है। यहीं पर दूसरा तरीका ANN, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर्स, काम आता है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग? हाँ, ANN का मतलब है लगभग सबसे करीबी पड़ोसी। ये कुछ चालाक तकनीकों का इस्तेमाल करके सटीक पड़ोसियों के बजाय लगभग सबसे करीबी पड़ोसियों को बहुत बहुत तेजी से ढूंढता है। तो ये पूरी तरह सटीक नहीं है, क्या ये ठीक है? हाँ, ये पूरी तरह सटीक नहीं होता। ये सटीकता में थोड़ी सी कमी हो सकता है, कुछ असली करीबी वेक्टर छूट जाए के बदले में जबरदस्त गति प्रदान करता है। और ज्यादातर व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए, जैसे सिमेंटिक सर्च या सिफारिशें देना, ये थोड़ी सी अनुमानित सटीकता बिल्कुल ठीक होती है। क्यों? क्योंकि कई बार जो एम्बेडिंग बनाने की प्रक्रिया होती है, वो खुद भी थोड़ी अनुमानित हो सकती है, तो थोड़ी सी और अनुमानितता सर्च में चली जाती है। बड़े पैमाने के सिस्टम जैसे कि गूगल क्लाउड या अजोर पर चलने वाले, वो अक्सर ANN का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इस ANN खोज को और तेज बनाने के लिए इंडेक्सिंग का क्या रोल है? आपने HNSW जैसे कुछ नाम लिए थे पहले। हाँ, इंडेक्सिंग ANN के लिए बेहद जरूरी है।
आप कह सकते हैं कि ANN की असली शक्ति इंडेक्सिंग से ही आती है। बिना अच्छे इंडेक्स के ANN भी धीमा हो सकता है। तो इंडेक्स है क्या असल में? इंडेक्स एक तरह की स्मार्ट डेटा संरचना है। ये डेटाबेस में मौजूद वेक्टर्स को पहले से इस तरह से व्यवस्थित कर देती है या उनका एक तरह का मैप बना देती है ताकि जब कोई खो जाए तो पूरे डेटाबेस को खंगालने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ जरूरी हिस्सों को ही देखना पड़े। अच्छा, जैसे किताब में इंडेक्स होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर ये वेक्टर्स के लिए है। इससे खोज बहुत तेज हो जाती है और मेमोरी की जरूरत भी कम हो सकती है। किस तरह के इंडेक्स होते हैं? क्या HNSWI सबसे अच्छा है? नहीं, कई तरह के इंडेक्स हैं और सबसे अच्छा कौन सा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, बिल्कुल। एक होता है फ्लैट इंडेक्स। ये दरअसल कोई खास इंडेक्स नहीं है, बस सभी वेक्टर्स की एक सीधी लिस्ट। हर क्वेरी हर वेक्टर से तुलना करती है, KNN जैसा। ये सबसे सटीक है पर सबसे धीमा भी। फिर आता है IVF, इन्वर्टेड फाइल। ये क्या करता है कि वेक्टर्स को उनकी समानता के आधार पर छोटे-छोटे समूहों या क्लस्टर्स में बांट देता है। अच्छा। तो जब खो जाती है तो पहले ये देखा जाता है कि क्वेरी वेक्टर किस क्लस्टर के सबसे करीब है और फिर खोज सिर्फ उसी क्लस्टर या आसपास के कुछ क्लस्टर्स में की जाती है। ये फ्लैट से काफी तेज होता है। और HNSW वो क्या है? HNSW हायरार्किकल नेविगेटेबल स्मॉल वर्ल्ड। ये आजकल काफी लोकप्रिय है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए। ये एक ग्राफ आधारित इंडेक्स है। ग्राफ आधारित? हाँ, इसे आप एक मल्टी लेयर रोड नेटवर्क की तरह सोच सकते हैं, जो वेक्टर्स को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसे रास्ते बने होते हैं जिनसे खोज बहुत तेजी से सही पड़ोसियों तक पहुंच सकती है, बिना हर वेक्टर को देखे। ये ANX खोज के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AI सर्च जैसे कई सिस्टम इसे इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे ट्री आधारित, जैसे VPT या अन्य ग्राफ आधारित तकनीकें। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है, कितने आयामों वाला है और आपको गति और सटीकता के बीच कैसा संतुलन चाहिए। ठीक है, ये समझ आया। तो खोज ज्यादातर वेक्टर समानता पर आधारित है, लेकिन मैंने हाइब्रिड सर्च के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हाइब्रिड सर्च एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली समाधान है। दरअसल ये दो दुनियाओं को जोड़ता है, वेक्टर सर्च जो अर्थ या सिमेंटिक समानता पर आधारित है और पारंपरिक कीवर्ड या फुल टेक्स्ट सर्च जो शब्दों के सटीक मिलान पर आधारित है। लेकिन क्यों मिलाएं? वेक्टर सर्च तो खुद ही इतना शक्तिशाली लग रहा था अर्थ समझने में। हाँ, वेक्टर सर्च अर्थ समझने में बेहतरीन है। जैसे आप गर्मियों में घूमने की जगह खोजें तो वो आपको समुद्र तट रिजॉर्ट या पहाड़ी इलाके से जुड़े नतीजे दिखा सकता है, भले ही आपने ये शब्द लिखे ना हो। सही। लेकिन सोचिए अगर आपको कोई खास उत्पाद कोड खोजना हो, जैसे SKU 12345, या कोई सटीक नाम जैसे मीरा शर्मा की रिपोर्ट, या कोई विशिष्ट तारीख। हाँ, तब तो सटीक शब्द चाहिए। बिल्कुल। इन मामलों में कीवर्ड सर्च ज्यादा भरोसेमंद होता है। वेक्टर सर्च शायद iPhone 15 Pro Max को एक नया महंगा फोन जैसा कुछ समझ ले, पर कीवर्ड सर्च आपको सटीक मॉडल ही ढूंढेगा। तो हाइब्रिड सर्च दोनों को मिला देता है? हाँ, हाइब्रिड सर्च दोनों की ताकत का इस्तेमाल करता है। वो वेक्टर सर्च से सिमेंटिक रूप से मिलते जुलते नतीजे लाता है और कीवर्ड सर्च से सटीक मिलान वाले। फिर इन दोनों तरह के नतीजों को समझदारी से मिलाकर, जिसके लिए RRF, रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, एक ज्यादा संतुलित और प्रासंगिक परिणाम सूची तैयार करता है। ये तो वाकई में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ लगता है। समझ गया। तो अब देखते हैं कि ये सब तकनीकें असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं। कुछ मुख्य उदाहरण देंगी? अरे, इनका इस्तेमाल तो विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है। आप सोच भी नहीं सकती कि कहां-कहां ये पहुंच गए हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो बताइए। सबसे आम तो है बेहतर खोज और सिफारिशें। ई-कॉमर्स साइटें ले लीजिए, जैसे Amazon या Flipkart। वो आपकी पिछली खरीदारी या ब्राउजिंग के आधार पर आपको वैसे ही और उत्पाद दिखाते हैं। ये वेक्टर सर्च से होता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। स्ट्रीमिंग सेवाएं, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई वगैरह, ओरेकल के दस्तावेज भी इसका जिक्र करते हैं। वो आपकी पसंद की फिल्में या गाने सुझाते हैं। ये भी वेक्टर्स पर आधारित है। सर्च इंजन अब सिर्फ कीवर्ड नहीं पकड़ते, आपके सवाल का मतलब समझने की कोशिश करते हैं,
ये है सिमेंटिक सर्च, और खोज के अलावा एआई और मशीन लर्निंग को शक्ति देना। जैसा हमने रैग के साथ देखा, ये एलएलएम्स को बाहरी ताज़ा ज्ञान से जोड़ने में मदद करते हैं। चैटबॉट्स को पिछली बातचीत याद रखने में मदद करते हैं ताकि वो ज़्यादा स्वाभाविक लगें। आप एक इमेज देकर उससे मिलती-जुलती और इमेज खोज सकते हैं या वीडियो के अंदर कुछ खोज सकते हैं। ये सब वेक्टर सर्च से संभव हो रहा है। और क्या डेटा विश्लेषण में भी? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्स्ट या इमेज के लिए ही नहीं है। इनका उपयोग उन्नत डेटा विश्लेषण में भी हो रहा है, जैसे धोखाधड़ी या नेटवर्क में किसी अजीब गतिविधि का पता लगाना, विसंगति का पता लगाना। अच्छा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जीनोमिक सीक्वेंस की तुलना करने में, स्वास्थ्य सेवा में लाखों मरीजों के डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न ढूंढने में, वित्त में एक जैसे प्रदर्शन करने वाले स्टॉक या पोर्टफोलियो खोजने में, यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स में भी जगहों और दूरियों के प्रबंधन के लिए वेक्टर बहुत मददगार हो सकते हैं। बाप रे, अनुप्रयोगों की रेंज तो बहुत ही बड़ी है। तो क्या बाजार में कई अलग-अलग तरह के वेक्टर डेटाबेस उपलब्ध हैं? क्या ये सब एक जैसे हैं या कुछ खास प्रकार हैं? बाजार में अब काफी विविधता आ रही है। एक तरफ तो पाइनकोन, वीएवीआरटे, मिलविस जैसे कई नए, खासतौर पे वेक्टर के लिए बने स्टैंड अलोन डेटाबेस उभरे हैं। ये सिर्फ इसी काम के लिए डिजाइन किए गए हैं और अक्सर बहुत उच्च प्रदर्शन देते हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये है कि जो मौजूदा स्थापित डेटाबेस हैं, जिन्हें हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अब वेक्टर क्षमताओं को अपने अंदर जोड़ रहे हैं। जैसे कौन? जैसे ओरेकल अपने मेन डेटाबेस में एआई वेक्टर सर्च ले आया है। MySQL अपने हीट वेव इंजन के साथ वेक्टर प्रोसेसिंग कर सकता है, और PostgreSQL जो बहुत लोकप्रिय ओपन सोर्स डेटाबेस है, उसमें PG वेक्टर नाम का एक्सटेंशन लगाकर वेक्टर सपोर्ट जोड़ा जा सकता है। तो पारंपरिक डेटाबेस में ही वेक्टर सपोर्ट मिलने का क्या फायदा है? अलग से वेक्टर डीबी क्यों न ले? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, आपका सामान्य व्यावसायिक डेटा जैसे ग्राहक की जानकारी, ऑर्डर हिस्ट्री जो संरचित है, और आपका सिमेंटिक डेटा जैसे उत्पाद विवरण, ग्राहक समीक्षा के वेक्टर्स, ये सब एक ही जगह रह सकते हैं। अच्छा, एक ही डेटाबेस में? हाँ, आप एक ही क्वेरी में दोनों तरह के डेटा पर फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे, मुझे उन ग्राहकों की सूची दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं, संरचित डेटा, और जिन्होंने हाल ही में ट्रैकिंग शूज से मिलते जुलते उत्पाद देखे हैं। इससे डेटा को अलग अलग सिस्टम में सिंक रखने की झंझट कम हो जाती है। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी बड़े क्लाउड प्रदाता भी अपनी मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के पास तो कई विकल्प है। अज्योर एआई सर्च है, पोस्टग्रेसक्यू या कॉस्मोस डीबी या रेडिस में भी वेक्टर सपोर्ट है। मोंगोडीबी का अपना एटलस वेक्टर सर्च है। गूगल क्लाउड के पास वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च है, जो उनकी अपनी कुशल स्कैन जैसी लाइब्रेरी पर आधारित हो सकता है। और एलोईडीबी व क्लाउड एसक्यूएल पीजी वेक्टर के साथ भी हैं। और ये सब अलग अलग फीचर्स भी देते होंगे? हाँ, कुछ तो मल्टी मॉडल एम्बेडिंग भी सपोर्ट करते हैं। मतलब आप टेक्स्ट और इमेज को एक ही वेक्टर स्पेस में रख सकते हैं और फिर टेक्स्ट से इमेज या इमेज से टेक्स्ट खोज सकते हैं। कमाल है। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर संक्षेप में देखें तो वेक्टर क्या हैं? वो डेटा के संख्यात्मक रूप हैं जो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि उसके अर्थ को पकड़ते हैं। सही। एम्बेडिंग वो प्रक्रिया है जो टेक्स्ट, इमेज वगैरह से ये वेक्टर बनाती है। बिल्कुल, मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करके। और वेक्टर डेटाबेस वो खास सिस्टम है जो इन वेक्टर्स को कुशलता से स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और उनमें तेजी से खोज करते हैं। इसके लिए वो खास इंडेक्स जैसे HNSW और एल्गोरिथम जैसे ANN इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो गति और सटीकता का संतुलन बनाते हैं। ये सिमेंटिक सर्च, सिफारिश प्रणालियों और खासकर RAG के जरिए जनरेटिव AI के लिए तो गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। निश्चित रूप से RAG ने LLMs की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है। और हाइब्रिड सर्च जो वेक्टर और कीवर्ड खोज को मिलाता है, वो सटीकता और प्रासंगिकता को और भी बेहतर बनाता है। हाँ, दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ। तो ये तो हुई आज की बात। बिल्कुल। और यहाँ मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है सोचने के लिए। क्या? जैसे जैसे ये वेक्टर क्षमताएं पारंपरिक डेटाबेस में भी आम होती जा रही हैं, क्या ये सिर्फ हमारे असंरक्षित डेटा जैसे टेक्स्ट या इमेज के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदलेगा, या फिर क्या ये हमारे सभी तरह के डेटा के साथ काम करने के मूल तरीके को ही बदल देगा?
मतलब अर्थ के आधार पर खोजने की ये जो नई शक्ति हमें मिल रही है, इससे हम अपने विशाल डेटा सेट से कौन से ऐसे गहरे सवाल पूछ पाएंगे जिनका जवाब पहले देना शायद नामुमकिन सा लगता था। ये सोचने वाली बात है कि डेटा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो भविष्य में कैसा होने वाला है। वाह ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। भविष्य में डेटा का अर्थ क्या होगा, इस गहरे सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।